हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी यूनिट 4 चल रही थी और ये हमारी यूनिट 4 का पार्ट 4 है। और इसी के साथ साथ हमारे एक लास्ट टॉपिक बचेगा जिसको हम पार्ट 5 में कवर करेंगे। उसी के साथ साथ हमारी जो यूनिट 4 होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जितने भी लेक्चर्स के नोट्स हैं, पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस सब्जेक्ट के एंड जो हमारी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी सब्जेक्ट के आप लोग को वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। इसकी जो हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 के जितने भी हमारे प्रीवियस पार्ट 3 लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो उनको प्लीज़ आप लोग चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है और इससे हमारे क्या नुकसान, क्या फ़ायदे, उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पॉइजन वर्ड तो आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा, जिसकी वजह से इंसानों की जान भी जा सकती है। अब जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि उनके फैमिली इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर किसी टाइप का डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, तो वो पॉइजन कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब कि पॉइजन का मतलब हिंदी में क्या होता है? जहर होता है। तो जहर वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और कभी कभी तो किसी केस में अगर जैसे कि टाइम पे अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो तो उसकी वजह से उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। हो सकती क्या, हो ही जाती, क्योंकि पॉइजन एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए। आज की वीडियो में इसी टॉपिक को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉइजन है ये हमारी बॉडी में जाके अपना असर कैसे शो करता है और ये मतलब कि डेथ कैसे कॉज कर देता है और इंसानों को बीमार कैसे करता है और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जब पॉइजन की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ें तो पॉइजन इज एनी सब्सटेंस दैट कॉज इलनेस इन बॉडी और इवन कॉज डेथ आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉडी। यानी कि ये हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलनेस कॉज करता है, यानी कि इंसान को बीमार कर सकता है। और अगर टाइम पे अगर जो पॉइजन है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना कराया जाए, बाहर ना निकाला जाए, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। अगर ज़्यादा समय तक पॉइजन किसी की बॉडी में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस बंदे की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए जो पॉइजन है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, जो कि इंसान की जान भी ले सकता है। अब जो पॉइजन है ये बॉडी में 2 तरीक़ों से एडमिनिस्ट्रेट हो सकते हैं, यानी कि 2 तरीक़ों से जा सकते हैं। एक होता है इंटेंशनल और दूसरा होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल में मतलब कोई चीज़ आप किसी इंटेंशन की वजह से कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी है अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर वो डिप्रेस्ड है या फिर वो उनकी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है तो खुद को हार्म करने के लिए जहर खा लेते हैं, फिर पॉइजन कंज्यूम कर लेते हैं। और कभी कभी तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मतलब कि जैसे बहुत सारी दवाइयाँ उनके घर पे एक्सपायरी या फिर ऐसी कोई भी पड़ी होती है तो वो खुद को हार्म करने के लिए इकट्ठे सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, जिसकी वजह से डेथ कॉज या फिर इलनेस कॉज हो सकती है उस इंसान को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत होती हैं कि खुद को हार्म करने के लिए पॉइजन कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई ऐसी वैसी मेडिसिन खा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब सेकेंड आ जाता है हमारा अनइंटेंशनल। अब अनइंटेंशनल मतलब इसमें कोई इंटेंशन तो है नहीं कि हाँ जहर पॉइजन खा रहे हैं। इसमें इंसान को पता नहीं होता है कि वो जो चीज़ खा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है या फिर ये पॉइजन हो सकता है उनकी बॉडी को, मतलब कि उनको डेथ कॉज कर सकता है या फिर इलनेस कॉज कर सकता है। मतलब कि उनको ये चीज़ पता नहीं होती, वो एक्सीडेंटली खा लेते हैं। उनको दवाई किसी और चीज़ की खानी है और उन्होंने किसी और चीज़ की दवाई मतलब कि कंज्यूम कर ली, उनके बॉडी में एडमिनिस्टर्ड हो गया, मतलब कि उनको ये चीज़ पता नहीं, विदाउट नोइंग, मतलब कि ना जानते हुए उन्होंने खा लिया। इसकी वजह से उनकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स मतलब कि देखने को मिला, या फिर ओवरडोजिंग हो गई या फिर उन्होंने एक्सीडेंटली जब दवाई ऐसी कोई खा ली, मतलब उनको ये चीज़ पता नहीं है। इंटेंशनल में जो चीज़ तुम जानकर कर रहे हो, ठीक है। अनइंटेंशनल यानी कि जो चीज़ तुमको पता नहीं है वो तुम्हारे साथ हो जाए, ठीक है। बस यही सारी इसमें डिफरेंस है, मतलब कि इसमें यही है कि पर्सन को पता नहीं है और उसने वो चीज़ कंज्यूम कर ली जो कि उसकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो ये हो जाते हैं पॉइजन के एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी में कैसे ये एडमिनिस्ट्रेट हो सकते हैं। एक तो होता है जानकर करना और एक होता है एक्सीडेंटली, यानी कि पता नहीं है फिर भी वो कंज्यूम हो गया हो बॉडी में।
तो अब चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि अगर पॉइज़न बॉडी में चला गया है तो इसके क्या-क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। जो हार्ट रेट होता है काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जो पिंपल्स होती हैं, आइज़ में जो पिंपल ब्लैक-ब्लैक दिखती है, वो एकदम डायलेट होने लगती है, मतलब बढ़ने लगती हैं। और वॉमिटिंग, डायरिया जैसी शिकायत होने लगती हैं। और अगर मतलब कि जो पॉइज़न है सही समय पे अगर बॉडी से ना निकाला जाए तो उस केस में जो मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी होती है जिसने कंज्यूम किया होता है, उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हो जाता है पॉइज़न के बारे में, ठीक है? तो आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये तो नॉर्मल पॉइज़न के बारे में है, ठीक है? लेकिन ये हमारा कैसे काम कर सकता है, ठीक है? लेकिन ये हमारा कैसे काम करता है तो इसको हम एंटीडोट में कवर करेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं एंटीडोट्स के बारे में। तो जो नॉर्मली हम एंटीडोट्स के बारे में बात करें, जो एंटीडोट है ये हमारे ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे एजेंट होते हैं जैसे कि किसी की बॉडी में अगर पॉइजन उसने खा लिया है या फिर एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली, ठीक है, तो उसको मतलब कि ये ठीक करने में, ट्रीट करने में, उस बंदे को ट्रीट करने में ये हमारे हेल्प करते हैं। मतलब कि पॉइजन को बाहर निकालने में और उस इंसान की जान बचाने में एंटीडोट्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब देखो, मान लो जैसे यहाँ पे कोई एक बंदा है, ठीक है, इसने जहर खाया, ठीक है, उसके बाद ये हमारा धीरे धीरे कहाँ पे पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। जब ये हमारा पेट में पहुंचता है तो जो यहाँ पे पॉइजन होता है वो हमारे जब यहाँ पे स्टमक में पहुंचता है तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन आते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने एमेटिक्स के बारे में बात किया है, तो एमेटिक्स हमारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं अगर कोई भी पॉइजनस चीज़ है अगर हमारे स्टमक में चली जाए तो ये वॉमिटिंग के थ्रू उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। यानी कि एमेटिक्स हमारी ऐसी दवाई है जो वॉमिटिंग को कॉज करती है, वॉमिटिंग को बढ़ावा देती है, जिसके थ्रू जैसे कोई भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस हमारे स्टमक में चला गया है तो उल्टियों के थ्रू उस चीज़ को वो निकाल देती हैं बाहर। जैसे किसी बंदे ने खाया जहर, उसके बगल वाले को पता चल गया कि हाँ इसने पॉइजन कंज्यूम किया है, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, एमेटिक्स वाली दवाइयाँ दे देगा। और जैसे ही वो एमेटिक्स वाली दवाइयाँ खाएगा उसके बाद जो उसके स्टमक में जो पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है वो उल्टी के थ्रू यानी कि वॉमिटिंग के थ्रू उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो एमेटिक्स हमारी ऐसी दवाई है जैसे किसी ने जहर तुरंत खाया है, उसके स्टमक में प्रेजेंट है, उसको तुरंत वॉमिटिंग के थ्रू निकाला जा सके, ठीक है। लेकिन एंटीडोट हमारी ऐसी दवाइयाँ होती है जैसे कि किसी ने भी पॉइजन खा लिया है या फिर एक्सीडेंटली उसकी बॉडी में चला गया है पॉइजन, तो उसको काफ़ी देर हो गई है, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया है उसकी बॉडी में प्रेजेंट है पॉइजन, तो उस केस में हमारी एंटीडोट्स काम आती है। जैसे कि किसी भी इंसान को मतलब कि शिकायत है कि मतलब जैसे किसी ने खाया, हॉस्पिटल ले जाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, आधा 1 घंटा लग जाता है, अगर पास में नहीं है हॉस्पिटल तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है ना, तो ले जाते उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगता है पॉइजन। यानी कि जो पॉइजन है वो स्टमक के थ्रू मतलब कि कोई भी ऐसे फूड वगैरह होता है वो टूटने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, ब्लड में। तो इसी तरीके से जो पॉइजन है वो भी तो स्टमक में ही आया है ना, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। तो जो पॉइजन है अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया और उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई ब्लड में, ठीक है, तो वो धीरे धीरे हमारा क्या करेगा, वो बॉडी में फैलने लगता है, ठीक है। अब उस टाइम पे अगर उस टाइम मतलब कि तुरंत उसका इलाज ना हो तो उस मतलब कि उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो जो मतलब कि पॉइजन है जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर वो पहुंच जाता है, ठीक है, उस केस में हम ऐसी दवाइयों का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीडोट्स। यानी कि जब कोई सीवियर केस हो जाता है तो उस केस में हम एंटीडोट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी ने ताज़ा मतलब कि पॉइजन खा लिया है, वो स्टमक तक ही पहुंचा है, उसको एब्जॉर्ब वगैरह नहीं हुआ, तो उस केस में एमेटिक्स वगैरह दे सकते हैं जिसकी वजह से जो पॉइजनस चीज़ है वो वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाए। तो ये आप लोग इन दोनों दवाइयों के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। तो जो एंटीडोट होती है ये हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो मतलब कि जैसे काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, पॉइजन का इफेक्ट हमारी बॉडी में दिखने लगता है, हमारे ब्लड में जो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये हमारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पॉइजन को यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं। और जो पॉइजन होता है वो हमारी बॉडी में जब न्यूट्रलाइज हो जाता है उसकी वजह से जो हमारे मतलब कि जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझे तो दीज आर थोज एजेंट्स और सब्सटेंसेस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। यानी कि ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फिर एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो पॉइजन है उसके इफेक्ट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाती है, दीज सब्सटेंसेज आर मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। यानी कि कोई भी बंदा है अगर उसने पॉइजन खा लिया है तो उसकी बॉडी से मतलब कि उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है हमारे एंटीडोट, और उससे हमको राहत देता है, यानी कि किसी भी इंसान की जान बचाता है। तो ये हमारे ऐसे एंटीडोट्स हैं जो पॉइजनिंग अगर किसी ने खा लिया तो उसको ट्रीट करने में ही हमारे बेसिकली हेल्प करते हैं। तो ये तो हमारा हो जाता है एंटीडोट्स के बारे में, इस तरीके से हमारे हेल्प करते हैं। फिर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसको हम टाइप से कह सकते हैं इसके। तो ये हमारे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
पे ये हमारे क्लासिफाइड होते हैं 3 कैटेगरीज में। एक होता है हमारा मैकेनिकल एंटीडोट, सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, थर्ड होता है केमिकल एंटीडोट। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है मैकेनिकल एंटीडोट। तो जो मैकेनिकल एंटीडोट होता है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए किसी बंदे ने यहाँ पे पॉइजन खाया, वो इसके स्टमक में चला गया, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई है, थोड़ी ही देर हुई है, तो उस केस में उसको पिला देते हैं यहाँ पे हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल। और उसके बाद जो एक्टिवेटेड चारकोल जब उसको पिला दिया जाएगा तो वो यहाँ पे धीरे धीरे स्टमक में आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर लेता है, और जहाँ पे मतलब बाइंड, उसके बाद जब ये लेयर फॉर्म करता है तो यहाँ पे जहाँ पॉइजन प्रेजेंट है उसको यहाँ पे अपने साथ क्या करता है, बाइंड कर लेता है। और इसके साथ जब वो बाइंड हो जाएगा एक्टिवेटेड चारकोल के साथ जो पॉइजन है, तो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है। मतलब कि जो मैकेनिकल एंटीडोट है ये एक तरीके से इसके एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो पॉइजन है उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो पॉइजन है, जब वो मतलब कि एक्टिवेटेड चारकोल एक तरीके का जो एंटीडोट है, वो जब उसको एब्जॉर्ब होने ही नहीं देगा, हमारे ब्लड में ही नहीं जाएगा, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो इंसान है वो एकदम सेफ है। और उसके बाद या तो वो वॉमिटिंग के थ्रू या फिर ऐसे मतलब कि वो बाहर हमारे स्टमक से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसकी वजह से जो इंसान है वो एकदम सेफ रहता है। तो ये तो हमारा हो जाता है मैकेनिकल एंटीडोट। और यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है, दीज आर थोज एंटीडोट्स विच प्रिवेंट द पॉइजन फ्रॉम गेटिंग एब्जॉर्ब, यानी कि उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं जो कि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो सके। इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल। फिर सेकंड हमारा आ जाता है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। मान लीजिए किसी ने भी पॉइजन खाया, फिर उनके मतलब कि इंटेंशनली खा लिया या फिर अनइंटेंशनली उनके बॉडी में चला गया, तो ये क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को मतलब कि अपोजिट कर देते हैं। जो हमारे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है उस पॉइजन के इफेक्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे पॉइजन का जो मैकेनिज्म, मतलब कि यहाँ जो मैकेनिज्म होने वाला होता है वो उसको यहाँ पे फेल कर देता है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। इसका एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट। फिर थर्ड हमारा यहाँ पे आ जाता है केमिकल एंटीडोट। और ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये मोस्टली यूज भी किया जाता है ऐसे केसेस में। अब जो यहाँ पे केमिकल एंटीडोट है, जैसे कि जो पॉइजन इंसान जो खा रहा है, जो पॉइजन होगा उसका जो शेप होता है, मतलब हर कंपाउंड का एक ना एक शेप होता ही होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइजन का जो शेप होता है, ये हमारे केमिकल एंटीडोट उस शेप को ये बिगाड़ देते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। क्योंकि जो पॉइजन है बॉडी में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद वो किसी ना किसी रिसेप्टर से बाइंड होगा ना, और अपना असर शो करेगा। तो ये हमारे क्या करते हैं, केमिकल एंटीडोट्स उसके शेप को यहाँ पे खराब कर देते हैं। तो जैसे ही इसके शेप में कोई भी चेंजेस हो जाएंगे, जब अल्ट्रेशन हो जाएगा इसके शेप में, तो या तो ये हमारा इनएक्टिव हो जाएगा या फिर ये हमारा एकदम से मतलब हार्मलेस हो जाएगा, कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो इस तरीके से हमारे केमिकल एंटीडोट्स काम करते हैं। जैसे कि ये हमारे क्या कर रहे हैं, बेसिकली अल्टर या फिर चेंज कर रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन को, यानी कि जो पॉइजन का जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉइजन है ये हमारा हार्मलेस हो जाता है या फिर इनएक्टिव कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारा आ जाता है सोडियम थायोसल्फेट। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन या फिर इसके टाइप्स। अब यहाँ पे हम समझते हैं मैकेनिज्म इसका, कि ये हमारा जो पॉइजन या फिर एंटीडोट है ये हमारे कैसे काम करते हैं। तो अब नॉर्मली समझिए, मान लीजिए जैसे हम ब्रीथ लेते हैं या फिर सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है वो नॉर्मली हमारे कहाँ पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है, और लंग्स के थ्रू वो हमारे पहुँच जाती है सर्कुलर सिस्टम, यानी कि ब्लड में पहुँच जाती है। और यहाँ पे जो ब्लड में भी जो हमारी हीमोग्लोबिन या फिर उसके ऊपर जो आयरन होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होते हैं, यानी कि एच बी हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो इसके साथ हमारी जो ऑक्सीजन होती है यहाँ पे बाइंड होती है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का काम कहाँ पे आता है, मान लीजिए यहाँ पे जो मतलब कि ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, ठीक है। अब ये जो पूरा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये मान लीजिए हमारा एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन पे जो हमारी जो ऑक्सीजन है ये हमारी पहुँचती है, इसी के थ्रू हमारी पहुँच जाती है जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें पहुँच जाती है। और ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या बना देते हैं, जनरेट करते हैं यहाँ पे ATP। और ये हमारी टाइप की क्या होती है, एनर्जी होती है। और इस एनर्जी की वजह से जो हमारी बॉडी में जैसे ग्लाइकोलिसिस है, मेटाबॉलिज्म वगैरह है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस जो हमारी बॉडी में चल रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी चला करती हैं। ऑक्सीजन मेन फंडा होता है कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होती है और ये अपना काम भी अच्छे से करती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। और हमारी जो बॉडी में जितने भी हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पूरे सेल्स को ये ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए और चाहिए होती है। पूरी प्रोसेस को यहाँ पे हम बोल देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जिसके थ्रू जो हमारी सेल्स हैं वो यहाँ पे सांस ले रहे हैं।
और आप लोग को पता है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, हमारी बॉडी के। तो हम अगर हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं अगर इनमें कोई भी मतलब की प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में कुछ नहीं बचता है, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं यही सारी चीज़ें हमारी जितनी भी सारी चीज़ों से मिलकर ही तो हमारी बॉडी चल रही है ना, और सेल्स से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। तो अगर सेल्स में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी और उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए लिया है यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग, बिकॉज एग्जाम में काफ़ी बार साइनाइड पॉइजनिंग के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन बन के आ जाता है या फिर आया हुआ है। तो साइनाइड यहाँ पे साइनाइड एंजाइम हमारे यहाँ पे क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा सेल है इसके अंदर जो हमारे साइटोक्रोम होते हैं, तो साइटोक्रोम के साथ साथ हमारे यहाँ पे Fe3 भी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ साथ में हमारे यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव भी हमारा प्रेजेंट होता है। और फिर जो ये हमारा साइनाइड होता है, यानी कि जो हमारा साइनाइड होता है ये हमारे आयरन वाले पार्ट पे जाके बाइंड कर जाता है। तो अब मान लीजिए जैसे ही हमारा साइनाइड Fe3 पॉजिटिव के पास जब यहाँ पे हमारा बाइंड कर जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास में, तो जो यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे जो एंजाइम होगा ये हमारे ऑक्सीडेज या फिर की जो हमारा मतलब कि ऑक्सीजन है उसको यहाँ पे ये यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो हमारे सेल के पास नहीं पहुँच पाएगा। आप लोग को पता है कि अगर हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पे जो हमारा जब सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ठीक है, तो हमारा जो एटीपी बन रहा था, एटीपी एनर्जी जनरेट हो रही थी, वो यहाँ पे हमारी जनरेट नहीं हो पाएगी। और जब एटीपी एनर्जी ही नहीं बनेगी तो हमारे जो सेल्स होंगे वो हमारे जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। और रिस्पायरेशन का मेन फंडा होता है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, मतलब सांस लेने के लिए तो हमको ऑक्सीजन ही चाहिए ना। तो जब हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो एटीपी एनर्जी जनरेट नहीं होगी। उसके बाद जो विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ये हमारी जो मतलब कि जो हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे सेल्स तक जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो धीरे धीरे यहाँ पे मरने लगेंगे। और आप लोगों को पता है कि हमारी पूरी बॉडी में सेल्स कितने ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होते हैं, और हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो हमारी सेल्स की ही बनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे जब धीरे धीरे सेल्स डेथ होने लगते हैं तो उसके बाद जो इंसान है जिसके अंदर मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद जो ह्यूमन बॉडी है वो यहाँ पे डेथ कॉज कर जाती है। अब आप लोगों ने इसे ध्यान दिया होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब जहाँ पे हमारी किसी भी बॉडी पार्ट में अगर जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ की वेन्स या फिर वहाँ का जो पार्ट होता है बॉडी का वो हमारा हो जाता है ब्लू कलर का। जहाँ पे हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँच रहा है, यानी कि जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है, तो वहाँ पे पहुँच रहा है, इट मीन्स हमारी बॉडी जो होगी वहाँ पे उस जगह पे उस पार्ट पे हमारी ब्लू पड़ जाती है। तो जैसे कि किसी भी सेल्स में अगर हमारा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी नहीं पहुँच रही है, तो धीरे धीरे जो हमारी सेल्स होंगी वो हमारी मरने लगती हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन ना पहुँचने के कारण जो हमारी बॉडी होती है वो धीरे धीरे हमारी ब्लू कलर में हमारी चेंज होने लगती है। उसके बाद हमारी जो मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी डेथ हो जाती है। और यही कारण होता है ब्लू मतलब कि जब बॉडी में जब पॉइजन जाता है तो इस कारण की वजह से जो उसकी बॉडी होती है, किसी भी इंसान ने जो खा लिया है तो उसकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे ब्लू कलर में चेंज होने लगती है। पॉइजन की वजह से क्या मतलब कि सिम्टम्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि मतलब पॉइजन की वजह से ब्रीथनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सांस नहीं ले पाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे सेल्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा है इंसान, तो धीरे धीरे जो सेल्स होंगी उन तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं रहा है, तो उसके बाद जो सेल डेथ हो जाएगी। फिर ऑब्वियस सी बात है जो इंसान होगा उसकी बॉडी यहाँ पे ब्लू पड़ने लगेगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोग पहचान पाते हैं कि मतलब कि जिसकी बॉडी भी ब्लू कलर में चेंज होने लगती है कि इसका मतलब है कि इसकी जो मतलब कि डेथ हुई है वो जहर की वजह से हुई है, यानी कि पॉइजन की वजह से हुई है। अब इसको हम बचाते कैसे हैं, मतलब कि हमारा सिर्फ जो एंटीडोट होता है ये हमारा सिर्फ साइनाइड पॉइजनिंग के लिए है, ठीक है। अब इसको हम बचाएंगे कैसे, चलिए ये जान लेते हैं कि एंटीडोट हमारे यहाँ पे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया जाता है सोडियम नाइट्राइट। अब जब यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट दिया जाता है तो ये हमारा हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर बनाता है मेथिमोग्लोबिन। अब यहाँ पे हमारा जो मेथिमोग्लोबिन है ये यहाँ पे साइनाइड आके यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है। उसके बाद ये मतलब मेथिमोग्लोबिन जो है ये तरीके से हमारा थोड़ा सा डेंजरस होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम एंटीडोट देते हैं यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट। तो यहाँ पे जो हमारा एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट है ये मतलब कि क्या करता है, ये इस साइनाइड को बना देता है HCN यानी कि थायोसाइनेट, यानी कि जो थायोसल्फेट है ये इसके साथ साइनाइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे बना देता है थायोसाइनेट। और जो साइनाइड है ये हमारा एक तरीके का वाटर सॉल्युबल के फॉर्म में होता है, जिसके थ्रू जब इसको दिया जाता है तो मतलब कि अब जो यहाँ पे थायोसाइनेट होता है ये हमारा इनएक्टिव एंड हार्मलेस होता है, तो ये हमारा एक तरीके से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी से निकल जाता है।
यानी कि एक तरीके से आप लोग एंटीडोट को यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या किया, सिंपल से यहाँ पे थायोसल्फेट के साथ इस साइनाइड ने रिएक्ट किया और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया थायोसाइनेट में और इसको एकदम से इनएक्टिव कर दिया और हार्मलेस कर दिया, जिसकी वजह से ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये हमारा इजीली यूरिन के थ्रू जो पॉइजन है वो ये हमारा निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो इसीलिए जैसे कि यहाँ पे साइनाइड के लिए हम एंटीडोट ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान है तो उसने कौन सा जहर खाया है, ठीक है, क्योंकि हर जहर के लिए अलग अलग एंटीडोट दिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको पता हो कि उसने कौन सा पॉइज़न खाया है। और अगर पता हो कि उसने मतलब कि किस टाइप का ज़हर खाया है तो उसी तरीके से हम ये मतलब कि उसी तरीके से उसको हम उस ज़हर का एंटीडोट हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान की जान बच सकती है। जैसे कभी कभी गाँव वगैरह में सांप वगैरह काट लेता है किसी को भी, तो मतलब उस चीज़ को पता होना चाहिए कौन से सांप ने काटा है, तो उस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उसको कौन सा एंटीडोट देना है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये हमारा साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में और ये हमारा एंटीडोट के बारे में कि हमारा कैसे काम कर रहा है और यूरिन के थ्रू कैसे वो पॉइजन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा तो मैकेनिज्म हो जाता है सिंपल सा, ठीक है। तो ये आप इतना बना के आ जाएंगे, ये तो हमारा सफिशियंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेबस में हमारे बेसिकली इसके 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, 2 ड्रग्स के बारे में, सोडियम थायोसल्फेट। अब इसके पे स्टार लगा हुआ है, तो स्टार वाला जो होता है ड्रग वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पज़ से, मतलब ये हमारा पूछा जा सकता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड एक्टिवेटेड चारकोल। तो चलिए इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाता है सोडियम थायोसल्फेट। तो जो सोडियम थायोसल्फेट है इसको हम यहाँ पे सोडियम हाइपोसल्फेट के नेम से भी जानते हैं। तो हमारे इसमें मतलब कि 99% से कम नहीं होना चाहिए सोडियम थायोसल्फेट एंड 100.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाता है Na2S2O3.5H2O। मोलिकुलर वेट आ जाता है 248.18 ग्राम पर मोल। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देख लेते हैं, इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। पहला तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे जो हमारा सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन होता है उसको हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ, सल्फ़र के साथ, पाउडर सल्फ़र के साथ, उसको साथ में उसको इन दोनों को साथ में बॉईल कर देते हैं। इस तरीके से जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट होता है वो बन जाता है। मतलब कि इसकी जो यहाँ पे एक रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है सोडियम सल्फाइड। इसको हम सल्फ़र के साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको हम जब बॉईल कर देते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है सोडियम थायोसल्फेट में। तो ये तो इसकी पहली रिएक्शन होगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड तरीका कि इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है इसको हम सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। हमारा सोडियम सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारा सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है और यहाँ पे हमारा जो सल्फर होता है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये इसके साथ जुड़ेगा 2Na इधर आ जाएगा, ठीक है, और S2 S और ये 2 इधर आएगा और O और 3, ठीक है, इधर आ जाएगा और जो ये बचा हुआ S होता है वो हमारे यहाँ से निकल जाता है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसका हम यूज़ करके यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो ये हमारा बेसिकली कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल टाइप का होता है और इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी एंड मतलब कि थोड़ा सा नमकीन और कड़वा होता है। और ये हमारे वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है लेकिन अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ये जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है इस पर स्टार लगा हुआ है तो इसके बारे में हम एसे वगैरह केमिकल रिएक्शन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब केमिकल रिएक्शन जैसे कि जो चीज़ हमने मेथड प्रिपरेशन में बनाई है उसकी रिएक्शन किसी और के साथ करा दें, तो जो हमारे यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट है इसको हम ये हमारा आयोडीन के साथ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये जब ये मतलब इसको रिड्यूसिंग रिएक्शन के थ्रू कराते हैं तो जब ये हमारा इसके साथ रिड्यूस हो जाता है तो ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होगा 2Na यानी कि सोडियम आयोडाइड में एंड सोडियम टेट्राथायोनेट में। अब इसका चलिए हम ऐसे समझ लेते हैं। हमारा एसिड किया जाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू। अब इसमें हम क्या करते हैं, अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ ड्राइड सोडियम थायोसल्फेट ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं 30 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व यानी कि मिला देते हैं। तो जब ये हमारा तैयार हो जाता है सोल्यूशन तो इसको हम टाइट्रेट करवाते हैं 0.1 N आयोडीन सोल्यूशन के साथ में और जो इसमें जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो हमारा हो जाएगा स्टार्च। तो स्टार्च इसके साथ मिलके हमारा ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब कि जब तक कि हम टाइट्रेशन कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमको यहाँ पे ब्लू कलर सोल्यूशन में डिसअपियर ना हो जाए।
मतलब कि जब तक कि हमारा जो ब्लू कलर सोल्यूशन में से डिसअपियर नहीं हो जाएगा तब तक कि इस टाइट्रेशन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो ईच ml ऑफ 0.1 एन आयोडीन ये हमारा 15.81 mg ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के बराबर होगा। तो ये इसका हो जाता है यहाँ पे SA। अब इसके हम यूजेस के बारे में देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेनली हमारा साइनाइड पॉइजनिंग में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम नाइट्रेट के साथ में। ठीक है, और ये हमारा ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स की तरह भी, जैसे कोई भी फंगस वगैरह हो जाती है बॉडी पे तो उसको हम टॉपिकल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे ऐसे स्किन पे कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने में भी हमारे हेल्प करता है। तो इन तीनों तरीके से हम इस सोडियम थायोसल्फेट को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सोडियम थायोसल्फेट के बारे में। अब हमारा यहाँ पे सेकंड आ जाता है एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल। अब तो जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो हमारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो हमारा कार्बन कंपाउंड होता है उसके वेस्ट से हमारा ये बना होता है। तो ये हमारा मतलब कि ऐसे रेसिड्यूअल मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, जो रेसिड्यू होता है ना जो बाद में बचता है, तो ये हमारा रेसिड्यूअल ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट होता है इस जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, उससे हमारा ये बनता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल का ये हमारा रेसिड्यू होता है या फिर एक तरीके से हमारा ये वेस्ट मटेरियल होता है। तो अब ये हमारा कहाँ से ऑब्टेन या फिर प्रिपेयर हो सकता है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया सच एज सुक्रोज, लैक्टोज, राइस, स्टार्च, कोकोनट, इन सारी वेस्ट से हमारा ये प्रिपेयर हो जाता है। बाकी इनको क्रूड फॉर्म में करके इसको थोड़ा पाउडर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा काम कैसे करता है, बेसिकली ये हमारे इसके अंदर हमारी एब्जॉर्प्टिव पावर प्रेजेंट होती है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा फाइन ब्लैक ओडरलेस एंड टेस्टलेस पाउडर होता है, एकदम पतला, मतलब कि एकदम महीन टाइप का होता है, एकदम फाइन पाउडर होता है, ब्लैक कलर में होता है, इसकी कोई भी ओडरलेस नहीं होती है और ये हमारा इसकी कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ये हमारा टेस्टलेस होता है। और ये हमारा वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी हमारा इनसॉल्युबल होता है। मेडिसिनल यूज़ के बारे में बात करें तो ये हमारा एक तरीके का इमरजेंसी एंटीडोट होता है, जो कि मतलब कि अगर किसी ने भी पॉइज़न कंज्यूम कर लिया है तुरंत ही इसको हम दे देते हैं तो उस टाइम पे उस इंसान की जान बच सकती है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और ये हमारा हर किसी पॉइज़न में काम आता है, ये हमारा एक टाइप का इमरजेंसी एंटीडोट है। तो ये हमारा कौन कौन से एल्कोलाइड्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे कि हमारा हो जाता है NH3CO, CO2, O2, N2, NO2 एंड H2। ये हमारे मतलब कि जो गैस मास्क वगैरह होते हैं जिससे गैस वगैरह नहीं पास होती है तो ये उसमें एज अ फिल्टर की तरह भी हमारा ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो आई होप आप लोग को पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में हर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। उसी के साथ जो हमारी यूनिट 4 होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हमारी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी।